हाँ, अब सबसे पहले मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ, इस बात पर सब बच्चे ध्यान देंगे। बिल्कुल ध्यान दीजिए जो बात मैं बताने जा रहा हूँ। कोई भी डाउट आए बीच में टोक कर हाथों हाथ पूछना है, ठीक है ना। कोई चीज़ फ्लो में बिगड़ने नहीं चाहिए। सबसे पहले आप समझिए, लिमिट का कंसेप्ट वंसेप्ट तो वैसे आपको समझ में आ गया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 100%, 100%, 100%, 100%। मेरी आप ज़्यादा चाहते हो डले। अच्छा सुनिए, लिमिट के अंदर लिमिट, व्हाट इज़ लिमिट उमिट आप जान चुके हैं। मैं मेन क्वेश्चन पर आऊँगा कि भाई लिमिट का कोई सवाल आए तो लिमिट कैसे निकालनी है, हाउ टू फाइंड लिमिट, हाउ टू इवेल्युएट लिमिट। सब बच्चे बिल्कुल ध्यान देंगे इस बात पर, और जैसे मैं आपको समझाऊंगा वैसे इसको सुनेंगे तो आप अपने आप ही हाउ टू इवेल्युएट लिमिट में एक्सपर्ट हो जाएंगे। सब बच्चे इधर देखें, 2 मिनट बोर्ड पर देखें। सबसे पहले आप इस बात को समझिए, हाउ टू, हाँ, इवेल्युएट लिमिट। भाई सब बच्चे अपने आप को शांत रखें, वरना कोई फ़ायदा नहीं मीटिंग लॉक करके मुझे बाहर निकालना पड़ेगा। आईआईटी जेई में आपसे सीधे सीधे सवाल आएंगे और सवाल के अंदर आपको लिमिट्स इवेलुएट करने होंगे। तो आपको मेनली ये समझना है कि लिमिट को कैसे इवेलुएट किया जाए। सब बच्चे बिल्कुल ध्यान देंगे, ठीक है। खुद को म्यूट रखिए और सब बच्चे ध्यान देंगे। जो बात मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका एक भी सवाल लिमिट का गलत नहीं होगा। हाँ, आवाज़ तो आएगा ही बेटा, मैं बोल रहा हूँ तो आवाज़ आएगा ना। अच्छा, किसी और भी। सब बच्चे अपने आप को म्यूट रखें, सभी विद्यार्थी अपने आप को म्यूट रखें। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल की बात कर रहा हूं मैं कि सर लिमिट लिमिट का कंसेप्ट तो चलो थोड़ा बहुत समझ में आ गया, मुद्दा ये है कि लिमिट कैसे निकालेंगे। तो इस चीज़ पर सब बच्चे विशेष ध्यान देंगे, हाउ टू इवेलुएट लिमिट। सुनना है ध्यान से, जो बात मैं समझाने जा रहा हूं यही इस चैप्टर में लास्ट तक काम में आएगी। मान लीजिए हमारे पास टू फाइंड लिमिट एक्स अप्रोचेज ए एफ एक्स, कभी भी हमको लिमिट एक्स अप्रोचेज ए एफ एक्स निकालना हो तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एफ ऑफ ए निकालेंगे। सुनिए ध्यान से, अगर एक्स अप्रोचेज ए पर लिमिट निकालनी हो तो आप सबसे पहले एफ ऑफ ए निकालिए। एफ ऑफ ए निकालेंगे तो दो बातें हो सकती हैं, या तो एफ ऑफ ए इज सम इन डिटरमिनेट फॉर्म। लिमिट निकालने का तरीका है कि अगर लिमिट एक्स अप्रोचेज ए निकालनी हो तो आप सबसे पहले एफ ऑफ ए निकालिए। अगर लिमिट एक्स अप्रोचेज ए निकालनी हो तो आप सबसे पहले एफ ऑफ ए निकालिए। तो एफ ऑफ, दो बातें होंगी। आपने एफ ऑफ ए फाइंड आउट किया, या तो एफ ऑफ ए कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगा, या एफ ऑफ ए इज नॉट एनी इन डिटरमिनेट फॉर्म। सुनिए जो मैं कहने जा रहा हूँ, इनडिटरमिनेट फॉर्म कितनी है भाई, केवल 7 ही इनडिटरमिनेट फॉर्म है। कौन कौन सी, 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी की पावर 0। ये आ गई हमारे पास। इन पर ध्यान देना है सब बच्चों को, जो मैंने लिखा हुआ है। अरे गड़बड़ लिख दिया, 1 मिनट रुके तो ठीक कर ले अपन। अब ठीक है, 0 की पावर 0 एंड फाइनली इन्फिनिटी की पावर 0। ये जो चार हैं, ये चारों एल्जेब्रिक इनडिटरमिनेट फॉर्म कहलाती हैं, और ये तीनों एक्सपोनेंशियल इनडिटरमिनेट फॉर्म कहलाती हैं। एक्सपोनेंशियल। इन 7 के अलावा किसी बच्चे को कोई भी 8वीं इनडिटरमिनेट फॉर्म इन्वेंट नहीं करनी है, केवल ये 7 ही इनडिटरमिनेट फॉर्म है। दीज आर द ओनली 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म। 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर 0 एंड इन्फिनिटी की पावर 0। जब आप एफ ऑफ ए निकालेंगे तो या तो एफ ऑफ ए कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगा, या एफ ऑफ ए कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आएगा। अगर एफ ऑफ ए इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया तो सिंपली यूज, ये आसान होता है इनफैक्ट, सिंपली यूज स्टैंडर्ड मेथड ऑफ दैट फॉर्म एंड गेट आंसर।
जौन से इनडिटर्मिनेट फॉर्म आए उस इनडिटर्मिनेट फॉर्म का स्टैंडर्ड मेथड लगाओ, उत्तर पाओ। जौन सी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आए उस इनडिटर्मिनेट फॉर्म का स्टैंडर्ड मेथड लगाओ, उत्तर पाओ। ज़्यादा दिक्कत तब होती है जब कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं होता। इनको इनडिटर्मिनेट फॉर्म, एक बच्चे ने लिख के भेजा है, इनको इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्यों कहते हैं? इनको इनडिटर्मिनेट फॉर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू जो है वो एक्सप्रेशन पर निर्भर करती है। देखिए जैसे समझिए 1 + 2 लिखा है, तो 1 + 2 भाई साहब 3 ही होगा, चाहे कुछ भी कर लो। ये डिटर्मिनेट है, डिटर्मिनेट। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं लिमिट x अप्रोचेस 0 sin x अपॉन x, या मैं आपसे पूछूं लिमिट x अप्रोचेस 0 1 - cos x अपॉन x², तो आप देखिए यह भी अपने आप में 0/0 है और यह भी अपने आप में 0/0 है। लेकिन अगर कोई चीज़ 0/0 है तो उसकी वैल्यू आप नहीं बता सकते, बल्कि उसकी वैल्यू निर्भर करेगी कौन सा फंक्शन 0/0 जा रहा है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इसकी वैल्यू 1 आएगी जबकि इसकी वैल्यू ½ आएगी। इनडिटर्मिनेट का मतलब है कैन ओनली बी डिटरमाइंड व्हेन द फंक्शन इज नोन। दिस फॉर्म डिपेंड्स ऑन द एक्सप्रेशन। sin x अपॉन x अगर एक्सप्रेशन 0/0 जाता है तो उसकी वैल्यू 1 है। 1 - cos x अपॉन x² एक्सप्रेशन अगर 0/0 जाता है तो उसकी वैल्यू ½ है। इनडिटर्मिनेट का मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं है, क्योंकि अगर कैन नॉट बी डिटरमाइंड होता तो उसको डिटरमाइन कर ही नहीं सकते। आपने खुद ही बोल दिया कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ध्यान दें, तीन चीजें हैं। डिटर्मिनेट जो हम एग्जैक्टली बता सकते हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड जिसको डिटरमाइन किया ही नहीं जा सकता, और एक है इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट का मतलब है कि फंक्शन पता होगा तो पता लग सकता है, लेकिन अगर फंक्शन नहीं पता होगा तो जैसे मैं बोलूँ 0/0 क्या वैल्यू आएगी, तो आप मुझे बोलोगे सर कौन सा फंक्शन 0/0 जा रहा है बताओ मुझे, तो मैं बोलूँगा sin x अपॉन x, तो आप बोलोगे सर 1। मैं बोलूँगा 1 - cos x अपॉन x², तो आप बोलोगे सर ½ देखो अगर कोई चीज़ डिटर्मिनेट है, जैसे मैं बोलूँ बेटा 1 + 2, तो आप बोलो 3। आपको फंक्शन पूछने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा फंक्शन 1 जा रहा है, कौन सा फंक्शन 2 जा रहा है। इनडिटर्मिनेट का मतलब है द वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड ओनली फ्रॉम 0/0। यू हैव टू नो द एक्सप्रेशन विच इज टेंडिंग या विच इज टेकिंग द फॉर्म 0/0. The word indeterminate doesn't mean cannot be determined. ध्यान रखना, cannot be determined का तो मतलब है पता ही नहीं लगा सकते। इनडिटर्मिनेट का मतलब है भैया केवल 0/0 देखकर नहीं पता लगेगा, एक्सप्रेशन बोल तो बता दूंगा मैं बोलूँ 0/0 बेटा sin x अपॉन x, तो आप बोलोगे सर 1 हो गया ना डिटरमाइन। इसका मतलब सिर्फ देखो ये क्या है, इसको कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। यानी अगर ये दिख गया तो इसको देखकर वैल्यू नहीं बता सकते, फंक्शन को भी देखना पड़ेगा। जैसे 1 + 2 ये डिटर्मिनेट फॉर्म है, 1/2 ये डिटर्मिनेट फॉर्म है, 1/2 की वैल्यू ½ है, फंक्शन देखने की आवश्यकता नहीं है। ये फॉर्म इनडिटर्मिनेट है, लेकिन अगर फंक्शन पता लग जाए तो हम इसकी वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक है डिटर्मिनेट, एक है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, एक है इनडिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब है फंक्शन देखने की जरूरत नहीं है, 1/2 बाबा ½ ही आएगा। कैन नॉट बी डिटरमाइंड का तो मतलब है कि भैया पता ही नहीं लगाया जा सकता, और इनडिटर्मिनेट का मतलब है कि पता तो लगा सकते हैं लेकिन फंक्शन भी बताना होगा कौन सा एक्सप्रेशन जा रहा है। ठीक है, अगर एक्सप्रेशन नोन होगा तो वैल्यू इसमें नोन हो जाएगी, लेकिन अगर एक्सप्रेशन नोन नहीं होगा, मैं बोलूँ 0/0 की वैल्यू बताओ, तो भैया 0/0 की वैल्यू तो +∞ से -∞ के बीच में कुछ भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सप्रेशन कि कौन सा एक्सप्रेशन 0/0 जा रहा है। हाँ, कैन नॉट बी डिटरमाइंड का एग्जाम्पल एक बच्चे ने पूछा,
जैसे फाइनाइट अपॉन जीरो, किसी के भी डिनोमिनेटर में शुद्ध जीरो आ जाए तो वो कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा, उसकी वैल्यू कोई नहीं निकाल सकता, है ना। अब रियल नंबर की बात करें तो रूट के अंदर नेगेटिव आना वो भी कैन नॉट बी डिटरमाइंड है, क्योंकि किसी भी रियल नंबर में उसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। कॉम्प्लेक्स नंबर इंक्लूड करोगे तो ठीक है, कॉम्प्लेक्स में लिख दो। अब सुनो ध्यान से, जब भी आपको लिमिट निकालनी हो, आइए यहाँ ये ब्लू रंग से इसका रंग रोगन कर दूं, पूछो, आपके मन में जितने सवाल है सब पूछो, मुझे सब आता है। लिमिट एक्स अप्रोचेज एफ एक्स, आपको कभी भी लिमिट निकालनी हो तो आप सबसे पहले एफ ऑफ ए निकालेंगे। ये निकालिए एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए एक बार आपने निकाल लिया, इन्फिनिटी नहीं, मैं आऊँगा इन्फिनिटी पर, एक्चुअली आपको पता नहीं इन्फिनिटी के बारे में कुछ बताया कि नहीं, मैं आता हूँ धीरे धीरे। आप सबसे पहले एफ ऑफ ए निकाल लीजिए, या तो एफ ऑफ ए डिटर्मिनेट आएगा या एफ ऑफ ए इनडिटर्मिनेट आएगा। अगर एफ ऑफ ए इनडिटर्मिनेट आता है तो जौन सा इनडिटर्मिनेट फॉर्म आया, जौन सा इनडिटर्मिनेट फॉर्म आया उस फॉर्म का स्टैंडर्ड तरीका लगाओ, उत्तर पाओ। उस फॉर्म का स्टैंडर्ड तरीका लगाओ, उत्तर पाओ, सिंपल, ठीक है। अब यहां पर देख लीजिए, अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आया, ओ भाई साहब, तो ये खतरा हो जाएगा। इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आएगा तो इसका मैं मेथड बताता हूं। तो इसके अंदर सबसे पहले चेक इफ, अगर मान लीजिए इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आया तो क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे इफ एफ एक्स कंटेन्स एनी पीस वाइज फंक्शन और नॉट। पीस वाइज फंक्शन का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन एटसेट्रा। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि उसके अंदर कोई पीस वाइज फंक्शन है कि नहीं। एफ इज नॉट एनी इनडिटरमिनेट फॉर्म, तो चेक करिए कि एफ एक्स में कोई पीस वाइज फंक्शन है कि नहीं। बोर्ड पर देखेंगे, दो बातें हो सकती हैं, या तो हैज सम पीस वाइज फंक्शन, इसके अंदर कोई पीस वाइज फंक्शन हो, या दूसरा केस हो सकता है नो पीस वाइज फंक्शन प्रेजेंट। अब समझो यार, इनडिटर्मिनेट फॉर्म भी नहीं बनी, कोई पीस वाइज भी नहीं है, खुश हो जाइए, एफ ऑफ ए इज द लिमिट। तो एफ ऑफ ए ही लिमिट है। अगर कोई पीस वाइज फंक्शन आ गया तो फिर लंबी कहानी हो जाएगी, इवेलुएट एल एच एल एंड आर एच एल केयरफुल्ली एंड सी एल एच एल इक्वल टू आर एच एल और नॉट। ये हो गया लिमिट निकालने की पूरी कथा। आपको कोई भी लिमिट निकालने का सवाल आएगा तो आप सबसे पहले एफ ऑफ ए निकालेंगे, जिस पॉइंट पे लिमिट निकालना है उसी को रख दीजिए और एफ ऑफ ए निकालिए। या तो एफ ऑफ ए इनडिटर्मिनेट आएगा या एफ ऑफ ए इनडिटर्मिनेट नहीं आएगा। अगर एफ ऑफ ए इनडिटर्मिनेट आ गया तो जोन सी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आई ओन सी का स्टैंडर्ड मेथड लगाओ, उत्तर पाओ। और अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आता तो आप चेक करेंगे कि फंक्शन में कोई पीस वाइज है कि नहीं। अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म भी नहीं आया, पीस वाइज भी नहीं है, तो सीधे एफ ऑफ ए ही आपकी लिमिट हो जाएगी। और अगर कोई पीस वाइज है तो एल एच एल आर एच एल भैया थोड़ा केयरफुल्ली निकालेंगे और देखेंगे कि एल एच एल आर एच एल बराबर होता है कि नहीं। पहले मुझे बताओ, ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, क्या लिमिट निकालने का स्टैंडर्ड प्रोसीजर समझ में आया? बोलिए हाँ। ओके, अब आगे बढ़ने के पहले थोड़ा सा इन्फिनिटी से मुलाकात में करवाना चाहूँगा, है ना, फिर धीरे धीरे मैं सब्जेक्ट को लूँगा। यहाँ पर समझना है
समथिंग अबाउट इन्फिनिटी। सबसे पहले आप ये समझिए, है ना, ये डिपेंड करता है कि गणित को कैसे डिफाइन किया गया है। जैसे आप रशियन अगर कोई बुक उठाएंगे तो इन्फिनिटी वहाँ पर क्लोज्ड ब्रैकेट लेता है, वो मतलब वो इन्फिनिटी को शामिल करता है सिस्टम में। जबकि जैसे अपन यूएस और इंडिया अपन जो सिस्टम फॉलो करते हैं उसमें ओपन ब्रैकेट लेते हैं। ये क्या लेना है ये निर्भर करेगा कि आपने मैथ्स को डिफाइन कैसे किया है। लेकिन हमको मैथ नहीं डिफाइन करनी है, हमको आईआईटी निकालनी है, तो हम चुपचाप एनसीईआरटी पकड़ लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर रियल नंबर सेट लिखूंगा, तो रियल नंबर सेट का मतलब होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ध्यान देना कि माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी पर ओपन इंटरवल है, यानी माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी कभी भी शामिल नहीं है, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी पर क्या है, ओपन इंटरवल। अच्छा, अब जरा यहाँ पर सब बच्चे ध्यान देंगे, सब बच्चे ध्यान देंगे। पहले मैं आपको इन्फिनिटी समझाता हूँ। जैसे फाइनाइट अपॉन एग्जैक्ट जीरो, बताइए फाइनाइट अपॉन एग्जैक्ट जीरो क्या होता है? हाँ, ये नॉट डिफाइंड होगा। ध्यान रखना कि फाइनाइट अपॉन टेंडिंग टू जीरो फ्रॉम पॉजिटिव साइड इज प्लस इन्फिनिटी, एंड फाइनाइट, इनफैक्ट पॉजिटिव फाइनाइट मुझे लिखना चाहिए, पॉजिटिव फाइनाइट अपॉन टेंडिंग टू जीरो फ्रॉम नेगेटिव साइड इज माइनस इन्फिनिटी। हाँ, ध्यान देना, डिनोमिनेटर अगर शुद्ध जीरो हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। प्लस इन्फिनिटी का मतलब है फाइनाइट अपॉन टेंडिंग टू जीरो फ्रॉम पॉजिटिव साइड। इस चीज़ को हम एक छोटे से ग्राफ से भी समझ सकते हैं। जरा ग्राफ देखिए, y इक्वल टू 1/x। तो अगर इसका ग्राफ हम लोग देखें तो ये है इसका ग्राफ। देखिए, जीरो पर कोई ग्राफ होता ही नहीं है, लेकिन जीरो से चिन्हन मिनन बड़े पर सीधे वैल्यू किधर जा रही है, प्लस इन्फिनिटी। ये, और जीरो से चिन्हन मिनन छोटे पर सीधे वैल्यू किधर जा रही है, माइनस इन्फिनिटी। डिनोमिनेटर अगर जीरो जा रहा है तो यह देखना जरूरी है कि वो जीरो किधर से जा रहा है। वो जीरो को टेंड कर रहा है जीरो की बड़ी वैल्यू से, कि जीरो को टेंड कर रहा है जीरो की छोटी वैल्यू से। ये समझना ज़रूरी है, वेदर इट इज़ टेंडिंग टू ज़ीरो फ्रॉम वैल्यूज लार्जर देन ज़ीरो और इट इज़ टेंडिंग टू ज़ीरो फ्रॉम वैल्यूज स्मॉलर देन ज़ीरो। अगर वो ज़ीरो को ज़ीरो की बड़ी वैल्यू से टेंड करेगा तो वैल्यू आएगी प्लस इन्फिनिटी, और अगर ज़ीरो को ज़ीरो की छोटी वैल्यू से टेंड करेगा तो वैल्यू निकल के आएगी माइनस इन्फिनिटी। ये सब बच्चों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इन्फिनिटी की बात आ गई। इसके अलावा आता है कुछ डिटर्मिनेट फॉर्म, सम डिटर्मिनेट फॉर्म, कुछ ऐसी शक्लें जो कि इनडिटर्मिनेट जैसी दिखती हैं लेकिन है नहीं। सम डिटर्मिनेट फॉर्म, ये इसलिए बता दिए जाते हैं ताकि इनडिटर्मिनेट फॉर्म से कंफ्यूजन ना हो। जैसे ज़ीरो बाई इन्फिनिटी इज ज़ीरो, ज़ीरो को इन्फिनिटी से डिवाइड कर दो जीरो। इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी इज यट बहुत बड़ी इन्फिनिटी। इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी। ध्यान रखना, इन्फिनिटी प्लस या माइनस एनी फाइनाइट क्वांटिटी विल कम आउट टू बी इन्फिनिटी। ये ध्यान दीजिएगा, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है। ऐसे ही इन्फिनिटी अपॉन जीरो, जब जीरो में डिनोमिनेटर में लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है टेंडिंग टू जीरो है, तो ये चीज़ वापस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, जीरो की पावर इन्फिनिटी जीरो, एनी फाइनाइट अपॉन इन्फिनिटी जीरो। एकलौती जगह ये टेंडिंग है, टेंडिंग टू जीरो। शुद्ध जीरो तो डिनोमिनेटर में होता ही नहीं है। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हमको ध्यान रखनी है। लेस देन वन, अगर कोई चीज़ ज़ीरो से वन के बीच में है और उसकी पावर इन्फिनिटी जीरो, कोई चीज़
1 से बड़ी है, 1 से बड़ी की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी। ये कुछ इंडिटरमिनेट चीज़ें हैं जिनको कि हमको ध्यान रखना है, ठीक है। 0 बाई इन्फिनिटी विल बी 0, फाइनाइट अपॉन इन्फिनिटी विल बी 0, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी होगा, 0 की पावर इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। ये कुछ इंडिटरमिनेट फॉर्म है, ताकि कहीं पर कभी आ जाए तो अपन देख लेंगे। तो अपन ने लिमिट निकालने का स्टैंडर्ड मेथड भी देख लिया, भैया ये प्रोसेस है। अपन ने इन्फिनिटी को हल्का समझ लिया कि डिनोमिनेटर एग्जैक्ट 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर केवल टेंडिंग टू 0 होना चाहिए। उसके बाद कुछ इनडिटर्मिनेट फॉर्म से मिलती जुलती डिटर्मिनेट फॉर्म भी देख ली, ताकि कभी भी हमारे आंखों के सामने आए तो हमको दिक्कत नहीं आए, हम जान जाएं कि ये डिटर्मिनेट है, इनकी वैल्यू एग्जैक्टली प्रिसाइजली एक्यूरेटली नोन है। क्या ये तीनों चीज़ें जो मैंने पढ़ाई क्या आप लोगों को समझ में आई? बोलिए हाँ, है ना। ये तो इवैल्यूएट लिमिट करने का तरीका है, लिमिट निकालेंगे कैसे। दूसरा, यह हल्का सा इन्फिनिटी की अंडरस्टैंडिंग चाहिए। और तीसरा, कुछ डिटर्मिनेट फॉर्म। अब 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है और हर इनडिटर्मिनेट फॉर्म की लिमिट निकालने का मेथड बिल्कुल सेट है, जिसमें से मुझे उम्मीद है कि 0 बाई 0 एंड इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी एंड 0 इंटू इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये आप लोगों को ऑलरेडी नोन होगा। बोल दीजिए हाँ, है ना। इनको ये फॉर्म्स ऑलरेडी क्लास में कवर कर ली गई होंगी। बोलिए हाँ। ओके, मैं इन पर कुछ क्वेश्चन भी लूँगा। स्टैंडर्ड लिमिट कुछ हैं, उनको ध्यान रखना है। स्टैंडर्ड लिमिट, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स हमने कवर कर ली थी? मत बोलो हाँ। ओके, स्टैंडर्ड लिमिट के अंदर पहली स्टैंडर्ड लिमिट है लिमिट एक्स अप्रोचेज है एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन एक्स माइनस ए, ये एन ए की पावर एन माइनस 1 हो जाती है। ये पहली स्टैंडर्ड लिमिट है। दूसरी स्टैंडर्ड लिमिट, स्टैंडर्ड लिमिट का मतलब है कि आप इसको कभी भी कहीं भी कैसे भी डायरेक्टली यूज कर सकते। दूसरा इसी का भाई है एक्स की पावर एन माइनस 1 एक्स माइनस 1, इसकी वैल्यू एन हो जाएगी। तीसरी स्टैंडर्ड लिमिट है साइन एक्स अपॉन एक्स। हाँ, मुझे पता है मेरे बच्चे। चौथी स्टैंडर्ड लिमिट है tan एक्स अपॉन एक्स। पांचवी स्टैंडर्ड लिमिट है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। छठी स्टैंडर्ड लिमिट जो आपने पढ़ी होगी लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन जी। बोल दीजिए हाँ। हाँ, बताते हैं ना, कोई नहीं पढ़ी हो तो बता देना, पढ़ लिए। ए की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स एल एन ए। आठवीं स्टैंडर्ड लिमिट आपको बताई गई होगी लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 एल एन 1 प्लस 0 अपॉन सेम 0 1। बोल दीजिए हाँ, है ना। ये आठवीं भी स्टैंडर्ड लिमिट ध्यान रखना है। इसके बाद ये 9वीं स्टैंडर्ड लिमिट है, जो कि शायद आपने पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो या पढ़ भी ली हो। लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। याद है कितनी होती है ये? 1/6, बिल्कुल सही। ये आ गया। यहीं पर 10वीं स्टैंडर्ड लिमिट है लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 tan एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब। ये कितनी होती है? हाँ, याद रखनी है। 11वीं स्टैंडर्ड लिमिट थोड़ी डिफरेंट सी है, इसको अलग से ही अपन को ध्यान रखना है। लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 1 प्लस एक्स की पावर 1/x। कितनी निकल के आती है? ई। अरे याद आया कि नहीं याद आया? अरे बोल दीजिए। हाँ, इसी चीज़ को कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 ओ 0 नहीं, मैं इन्फिनिटी लिखना चाह रहा था। लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स क्यूब। ये कितनी होती है? 1/6।
12वीं स्टैंडर्ड लिमिट है, लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन इनवर्स x अपॉन x कितनी 1, बोलो हाँ। और 13वीं और आखिरी स्टैंडर्ड लिमिट है tan इनवर्स x अपॉन x। ये 13 स्टैंडर्ड लिमिटें हैं जिनका इस्तेमाल हम डायरेक्टली कहीं भी कभी भी किसी भी हालत में कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि सारी स्टैंडर्ड लिमिट्स आप लोगों ने कवर कर ली होंगी और ये सारी स्टैंडर्ड लिमिट आपको आती होंगी। बोल दीजिए हाँ। ओके, अब सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आइए इन्हीं पर बेस्ड आइए कुछ सवाल लिए जाएं, कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इन्हीं स्टैंडर्ड लिमिट्स पर बेस्ड मैं लूँगा, उनको सॉल्व करूँगा और फिर अपन देखते हैं। चलिए, ये जो स्टैंडर्ड लिमिट्स आप लोगों ने पढ़ ली, इन्हीं पर बेस्ड कुछ सवाल लिए जाएं। मैं काफ़ी सारे अच्छे अच्छे सवाल लूँगा और मैं चाहता हूँ कि जब मैं एक एक सवाल को सॉल्व करूँ तो आप हर सवाल को बिल्कुल ध्यान समझें। एक एक मिनट में आपको सोचने के लिए ज़रूर दूंगा। यस, पहला सवाल आपकी आंखों के सामने आ चुका है, ये रहा। यस, क्या आप 1 मिनट लगाना चाहेंगे इस पर? 1 मिनट लगाइए। चलो, सब बच्चों ने इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा। आइए मैं इस क्वेश्चन को करूं और सभी विद्यार्थी देखें। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। इस क्वेश्चन को बहुत तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम इस क्वेश्चन को थोड़ा आसान से करेंगे, सब्स्टिट्यूशन। देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो जितनी भी स्टैंडर्ड लिमिट है उनमें 1 2 को छोड़कर, 1 2 क्या, शुरू की 2 को छोड़ दें तो बाकी सब में लिमिट x अप्रोचेस 0, लिमिट x अप्रोचेस 0, लिमिट x अप्रोचेस 0, लिमिट x अप्रोचेस 0 ही है। इसका मतलब भैया जीरो का बहुत खास महत्व है। यहाँ पर जीरो का बहुत खास महत्व है। तो यहाँ पर हम भी इसको लिमिट x अप्रोचेस 0 में कन्वर्ट कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। देखिए कैसे करते हैं। हम क्या करेंगे, हम x को रख देंगे 1 + h, तो क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा h अप्रोचेस 0 में, क्योंकि x अगर 1 को टेंड करेगा तो h 0 को टेंड करेगा। तो यहाँ पर आपके पास दिखाई पड़ेगा x की जगह 1 + h रख दें, 2 + h - ln2। यहाँ पे 3 इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, तो 4 की पावर x की जगह 1 + h रखेंगे 1 और -x ये बन जाएगा। नीचे 1 + h रखेंगे, 8 + h की पावर 1/3 और x की जगह 1 + h रखेंगे तो 4 + 3h की पावर, और यहाँ पर साइन h आ जाएगा। मैंने अभी फ़िलहाल कुछ विशेष नहीं किया, सिर्फ 1 + h रखा है। अब सब बच्चे ध्यान देखेंगे, यहाँ h से डिवाइड करूँगा और h से मल्टीप्लाई, तो साइन 0 अपॉन सेम 0 की वैल्यू 1। इसको कहते हैं पार्शियल लिमिट। पार्शियल लिमिट मतलब किसी पार्ट की लिमिट, किसी टुकड़े की लिमिट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में रखी जा सकती है। आइए देखें आगे। यहाँ पर आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस 0। ln वाले दोनों टर्म को कंबाइन कर रहा हूँ तो ln 1 + h/2 आ जाएगा इंटू 3, 4 की पावर h -1 -h। नीचे यहाँ पर एक h आ चुका है। यहाँ पहले ब्रैकेट से 8 कॉमन लूँगा तो 8 का क्यूब 2 बाहर आएगा। 1 + h/8 की पावर 1/3, यानी 4 बाहर लेंगे 2, 1 + 3h/4 की पावर ½ ये बन जाएगा मेरे पास। यहाँ पर फिर से मैं वही हरकत करने जा रहा हूँ, प्लीज़ देखें। इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ तो ln 1 + 0 अपॉन सेम 0 की वैल्यू फिर से कितनी आ गई, 1। देखिए कैसे मैंने पहले ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट लिखी, तो ये चीज़ बन जाएगी लिमिट h अप्रोचेस 0, 3/4 बाहर ले लेंगे, ऊपर 4 की पावर 1 -1 -h और नीचे 1 + h/8 होल की पावर 1/3 और यहाँ पर 1 + 3h/4 होल की पावर ½ मुझे बताइए क्या सब बच्चे यहाँ तक पहुँचे? बोलिए हाँ। वेरी गुड। हाँ बोलो बोलो, किसी को कोई डाउट तो पूछो। अरे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। अरे
ln a माइनस ln b इज ln ऑफ a डिवाइडेड बाई b। हाँ चल चल चल, तन में समझ में आ गया तुमको सेकंड स्टेप? चलिए अच्छा, अब यहां पर आने के बाद हम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का सहारा लेंगे। आइए बात करते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। 4 की पावर h माइनस 1 माइनस h, पहले ब्रैकेट में बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो 24 आ जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे 8 आ जाएगा। तो ये हो गया 3/4, 4 की पावर h माइनस 1, ब्रैकेट खोल दें तो 1 प्लस h बाई 24 माइनस 1 माइनस 3h बाई 8। तो 1 से 1 कट जाएगा और सीरियली ही कर लेते हैं, काहे को सामने करें। तो ये चीज़ बन जाएगी, देखो क्या बन रही है ये चीज़, लिमिट h अप्रोचेज 0, 3/4, ऊपर तो 4 की पावर h माइनस 1 माइनस h है, नीचे h बाई 24 माइनस 3h बाई 8, 8 3 है 24, 3 3 9, तो माइनस 3h बाई 8, तो माइनस 9, तो माइनस h बाई 3 आ जाएगा नीचे। बहुत सही। तो ये चीज़ निकल के आ गई, लिमिट h अप्रोचेज 0, माइनस 9/4, और यहाँ पर 4 की पावर h माइनस 1 माइनस h अपॉन h। क्या यहाँ तक गाड़ी पहुँची? बोल दीजिए हाँ। यस। अब तो आंसर आंखों के सामने आ चुका है, देखने की देर है। दोनों को अलग अलग कर लें, स्टैंडर्ड लिमिट्स और रख दीजिए। a की पावर h माइनस 1 अपॉन h ln a माइनस 1। क्या पूरा का पूरा क्वेश्चन सभी विद्यार्थियों को समझ में आया कि नहीं आया? बोल दीजिए हाँ। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मेरे बच्चे? आइए और बढ़िया बढ़िया सवाल लेंगे, और मैं चाहूँगा कि इन सवालों का आप सभी विद्यार्थी विशेष ध्यान से देखें। एक और क्वेश्चन मैं लेना चाह रहा हूँ। यस, तो ये सवाल समझ में आ गया। आइए एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट करने का पूरा मौका दिया जाएगा। यस, आ चुका है आपके आंखों के सामने एक और सवाल। 2 मिनट अटेम्प्ट करने के लिए दिया जा रहा है, करिए। चलो, सब बच्चों ने इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा। आइए सवाल सॉल्व करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा। मैनिपुलेशन बहुत ज़बरदस्त। इसको मैनिपुलेशन को देखेंगे। देखिए यहाँ पर ये x अप्रोचेस 4 दे रखा है, तो मेरे मन में चल रहा है कि x 4 को अप्रोच कर रहा है तो x माइनस 4 0 जाना चाहिए। x अगर 4 को अप्रोच कर रहा है तो x माइनस 4 0 जाना चाहिए, ठीक है। cos 2 अल्फ़ा को अपन लिख सकते हैं cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू 1 से मल्टीप्लाई करने में क्या दिक्कत है। जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है। फ़ायदा क्या हुआ? पावर 4 बना ली हमने। cos की पावर 4 अल्फ़ा माइनस साइन की पावर 4 अल्फ़ा। तो इससे क्या होगा, आओ देखें। कुछ फ़ायदा होगा कि बेवजह खुशी प्राप्त कर रहे हैं। तो यह आ जाएगा cos अल्फ़ा की पावर x cos की पावर 4 अल्फ़ा प्लस साइन की पावर 4 अल्फ़ा होल अपॉन x माइनस 4। अब हम क्या करेंगे, ये जो दोनों cos दिख रहे हैं, ये ब्लू रंग से हाईलाइट कर देता हूँ, इन दोनों में से और दोनों साइन में से। साइन की पावर 4 अल्फ़ा cos की पावर 4 अल्फ़ा कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से हम कॉमन लेते हैं cos की पावर 4 अल्फ़ा, तो यहाँ पर cos अल्फ़ा की पावर x माइनस 4 माइनस 1 आएगा, अपॉन x माइनस 4 आ जाएगा। यहाँ से साइन की पावर 4 अल्फ़ा कॉमन ले लीजिए,
तो साइन अल्फा की पावर एक्स माइनस 4 एक्स माइ, अरे रे गुरु जी क्या देख लिया आज आंखों ने। कॉस की पावर 4 अल्फा, ए की पावर 0 माइनस 1 अपॉन सेम 0 एल एन कॉस अल्फा। फॉर्मेट पर ध्यान देना है, फॉर्म पर ध्यान देना है। ए की पावर 0 माइनस 1 अपॉन सेम 0, तो ए की पावर 0 माइनस 1 अपॉन सेम 0। यहां पर भी फॉर्म पर ध्यान देना है, तो साइन की पावर 4 अल्फा, साइन की पावर साइन अल्फा की पावर 0 एल एन साइन अल्फा। ये लीजिए आ गया आंसर। क्या पूरा सवाल सभी विद्यार्थियों को समझ में आया? बोल दीजिए हाँ। अरे समझ में आया कि नहीं आया भैया? क्योंकि ये फॉर्मूला होता है मेरे बच्चे, यही फॉर्मूला है। हाँ भाई, इसके अंदर एक छोटा सा एरर हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया। जब वैसे कॉमन लेंगे तो बीच में प्लस नहीं माइनस कॉमन में आएगा। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। तो आइए और बेहतरीन बेहतरीन सवाल लिए जाएं। ये रहा आपकी आंखों के सामने एक और बेहतरीन क्वेश्चन। 2 मिनट देंगे ताकि आप इसको अटेम्प्ट कर पाएं, फिर आगे बढ़ेंगे। लगाइए 2 मिनट लगाइए जरा। चलो ये छोटा सा क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन के अंदर कुछ चीज़ें मैं सिखाना चाहता हूँ, उन चीज़ों को सब बच्चे ध्यान देंगे। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या समझना है, आइए उसको अपन समझें। सबसे पहले कौन सी इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो यह अपने आप में इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म है। क्योंकि एन अगर इन्फिनिटी जाएगा तो न्यूमरेटर भी इन्फिनिटी जा रहा है और डिनोमिनेटर भी इन्फिनिटी जा रहा है। जब भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ जाए तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री निकालनी चाहिए। सबसे पहले क्या निकालनी चाहिए? डिग्री। डिग्री यहाँ पर देखिए, एक ध्यान देखेंगे, ये जो पहला टर्म लिखा है इसकी डिग्री 3/2 है, क्योंकि क्यूबिक का स्क्वायर रूट लिया गया है। दूसरा टर्म लिखा है इसकी डिग्री 4/3 है, तो न्यूमरेटर की डिग्री 3/2 हो गई। क्योंकि न्यूमरेटर की डिग्री का मतलब है हाईएस्ट पावर, और न्यूमरेटर में 2 ही टर्म है। पहले की डिग्री 3/2, दूसरे की डिग्री 4/3, तो न्यूमरेटर की डिग्री 3/2। आइए डिनोमिनेटर में देखें। डिनोमिनेटर में जो पहला टर्म है उसकी डिग्री 6/4 यानी 3/2 है। क्या रे, क्यूबिक एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट ले रहे हो ना, तो क्यूबिक का स्क्वायर रूट 3/2। जैसे सेकेंड टर्म में देखो 4th डिग्री का क्यूब रूट ले रहे हो तो 4/3। नीचे वाले 6th डिग्री का 4 रूट ले रहे हो तो 6/4। और इस टर्म की डिग्री 7/5। हाँ, तो पूरे डिनोमिनेटर की डिग्री 3/2 आ गई। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री बराबर है। तो केवल डिग्री टर्म को देखिए आप। किसको देखेंगे? डिग्री टर्म को। ध्यान देखिए, क्योंकि डिग्री टर्म के अलावा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में और किसी टर्म का कोई मीनिंग ही नहीं होता। ये लीजिए, सीधे आंसर लिखेंगे, सीधे। कोफिशिएंट ऑफ डिग्री टर्म को देखो, बस केवल डिग्री टर्म को देखो, बाकी टर्मों का कोई मीनिंग नहीं होता। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में ओनली सीधा डिग्री टर्म, बाकी का कोई मीनिंग नहीं। और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री अगर बराबर है तो कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर इन न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर इन डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर कितना है? 1, और डिनोमिनेटर में भी 1, तो आंसर आ गया 1। समझ में आया सब लोगों को? यहां पर मैं एक बात पूछना चाहूंगा। मान लीजिए अगर इस सवाल में कुछ ऐसा लिखा होता, क्या लिखा होता? अगर इस सवाल में लिखा होता 4n³ - 2n² + 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ n की पावर 4 + 1, है ना? नहीं, 4 की जगह
और कोई गंदा नंबर लेंगे हम, ताकि सुंदरता ना रहे 7 ना ना। अगर ऐसा होता और नीचे भी होता 4th रूट ऑफ 5n की पावर 6 माइनस 5th रूट ऑफ n रेज पावर 7 प्लस 3n क्यूब प्लस 1। अब बताइए, अगर ऐसा होता तो क्या आंसर होता इसका? बोलो मेरे बच्चों, बोलो क्या होता आंसर इसका? इसका आंसर होता √7/4th रूट ऑफ 5। यहां पर भी आंसर √1/4th रूट ऑफ 1 है। ये बहुत कॉमन एरर, ध्यान देना। हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट लेना है, लेकिन जो रूट है वो पीछा नहीं छोड़ेगा। टोपी लग गई तो लग गई, ऐसा हमारे टीचर कहते थे। टोपी का मतलब रूट लग गया तो लग गया, अब वो रहेगा। तो ये बहुत कॉमन एरर है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको ऐसे कन्वर्ट करके लिया। कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर लेना है, लेकिन अगर पूरे एक्सप्रेशन की कुछ पावर है तो वो कंसिडर करनी है। यहाँ न्यूमरेटर में पूरे एक्सप्रेशन का रूट है और यहाँ डिनोमिनेटर में पूरे एक्सप्रेशन की 4th पावर है। तो पूरे एक्सप्रेशन की कुछ पावर है तो उसको लेनी ही है। क्या ये बात समझ में आई? अरे हाँ बोलो। एक और जबरदस्त सवाल मैं लेने जा रहा हूं लर्निंग पर्पस से, ध्यान देंगे क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन में लेने जा रहा हूं, 1 मिनट दूंगा सॉल्व करने के लिए। एक छोटी सी बारीक बात आपको सिखानी है। अब जो मैं इलस्ट्रेशंस लूंगा इन पर ध्यान देना है। यस, और सवाल ये रहा। 1 मिनट लगाएंगे सब बच्चे, 1 मिनट लगाएंगे बस। लगाइए 1 मिनट। छोटा सा क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। जो लर्निंग वाली बात है बताता हूँ। लर्निंग वाली बात ये है मेरे बच्चों, वो ये है कि नेवर प्ले विद -इन्फिनिटी। कोई कितना भी बोले, कोई कुछ भी कह दे, किसी भी हालत में आपको -इन्फिनिटी के साथ नहीं खेलना है। अब सवाल उठता है, गुरुजी खेलेंगे नहीं तो उत्तर कैसे आएगा? सुनो ध्यान से। अगर कभी भी -इन्फिनिटी का क्वेश्चन आ जाए तो आप हमेशा उसको कन्वर्ट करेंगे +∞ f ऑफ -x। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई भी बच्चा -इन्फिनिटी के साथ खेलते हुए दिखेगा, भगा दिया जाएगा। नहीं खेलना है -इन्फिनिटी के साथ। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, x की जगह -x रखेंगे तो ये चेंज आएगा। x² में तो कोई चेंज ही नहीं आएगा, ये ऐसा बन जाएगा। अब ये कौन सी फॉर्म है? ये ∞/∞ फॉर्म है। न्यूमरेटर की डिग्री 1, डिनोमिनेटर की डिग्री 1, तो लिमिट सीधे निकल के आ जाएगी कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर इन न्यूमरेटर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर इन डिनोमिनेटर -1/3। आ गया आंसर। क्या ये बात सभी विद्यार्थियों को समझ में आई? बोल दीजिए हाँ। ये छोटी सी बात बस मैं आपको बताना चाहता था। हाँ भाई मेरे बच्चे बोलो। हाँ, x की जगह -x रख दोगे तो x अगर -इन्फिनिटी आएगा तो -x किधर जाएगा? +∞। नहीं, ऊपर नीचे की पावर सेम है कि नहीं उससे फर्क नहीं पड़ रहा। आप हमेशा पहले उसको +∞ में कन्वर्ट करेंगे, ये पहली बात है। -इन्फिनिटी के साथ खेलना ही नहीं है अपन को। तो बचपन माँ बाप सिखाते थे, वो बच्चा गंदा उसके साथ मत खेलो। ऐसे ही -इन्फिनिटी तो खेलना ही नहीं है। हाँ, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन। हाँ बोलो बेटे। बेटा x अगर इन्फिनिटी आ रहा है तो देखो न्यूमरेटर भी इन्फिनिटी आ रहा है, डिनोमिनेटर भी इन्फिनिटी आ रहा है। अरे तो नेगेटिव इन्फिनिटी है, वो इनफाइनाइट ना, बहुत बड़ा नंबर। ∞/∞ का मतलब है +∞ अपॉन -∞, या -∞ अपॉन +∞, या -∞ अपॉन -∞, या +∞ अपॉन, सब उसी में शामिल है। हाँ, आइए एक और जबरदस्त सवाल।
आप नहीं बेटे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है ना, तो 1 का रूट लेंगे ना अपन। तो एन क्यूब के कोफिशिएंट का रूट लिया था ना, क्योंकि पूरे एक्सप्रेशन का रूट था। देखो बोर्ड पर दिख रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए, 2 मिनट लगाएंगे फिर मैं इसको बताऊंगा। एक और बहुत अच्छी लर्निंग मिलने वाली है, 2 मिनट लगाइए। ओके बस मेरे बच्चे, देखो ये सीरीज है, ये मल्टीप्लिकेटिव सीरीज कहलाती है, क्योंकि यहाँ टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में हैं। जो मैं कह रहा हूँ एक एक लफ्ज करोड़ों का है, ध्यान सुनो। ये सीरीज मल्टीप्लिकेटिव सीरीज कहलाती है क्योंकि यहाँ हर टर्म मल्टीप्लिकेशन में है। देखा जाए तो n टर्म है, लेकिन n अगर इन्फिनिटी को जाए तो इनफाइनाइट टर्म हो गए। अगर ऐसे टर्म मल्टीप्लिकेशन में हैं तो इनको करने का सेट मेथड है, सेट। दिमाग मत लगाइए प्लीज। जनरल टर्म लिखो, सुनो ध्यान से, जनरल टर्म लिखो। तो ये जनरल टर्म हो गया। जनरल टर्म लिख के उसको पूरा फैक्टराइज कर दो जितना हो सके। तो ये जनरल टर्म लिखा और ये मैंने जनरल टर्म को फैक्टराइज कर दिया। ये मल्टीप्लिकेटिव सीरीज को सॉल्व करने का श्योर शॉर्ट तरीका है। जनरल टर्म लिख के उसको फैक्टराइज करो, फिर फैक्टराइज्ड फॉर्म में ही शुरू के कुछ टर्म लिख दो। तो 2 - 1 अपॉन 2 + 1 ये क्या बन जाएगा? 2 - 1 2 स्क्वायर माइनस 2 + 1 + 2 + 1। ये लीजिए। फिर 3 - 1 इंटू 3 स्क्वायर, शुरू के कुछ टर्म इसी फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखने हैं। शुरू के 2 3 4 टर्म लिख लें इसी फैक्टराइज्ड फॉर्म में। बस डॉट डॉट डॉट। जब आप फैक्टराइज फॉर्म में लिखेंगे तो आप देखेंगे कि टर्म कट रहे हैं, उन्हें सिमेट्रिकली काटें। टर्म कट रहे हैं, ये तो एक शब्द है, उन्हें सिमेट्रिकली काटना है। सिमेट्रिकली काटने का मतलब है जो दिख रहा है वो तो कटेगा ही, जो दिख रहा है वो तो कटेगा ही, और जो नहीं दिख रहा वो भी कटेगा। देखो 2 + 1 3, 4 - 1 3। अगर ये इससे कटा तो ये आगे वाले से कटेगा, ये आगे वाले से कटेगा, ये आगे वाले से कटेगा। जो भी टर्म कट रहे हों उन्हें सिमेट्रिकली काटें। एक बार कटना शुरू होगा तो उसी ऑर्डर में कटता चला जाएगा। तो एक बार टर्म आपको कटता हुआ दिख रहा है तो उसको सिमेट्रिकली काटें। ऊपर देखिए 2 स्क्वायर हो गया 4 है ना, ब्लू पेन से काट देते हैं। 4 2 6 6 4 7, 3 स्क्वायर। ओ ये इससे कट रहा है तो काटिए। आप ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, कटता ही चला जाएगा। अब आप देखिए एक ऐसा टर्म ढूंढिए जिसके सारे फैक्टर कट चुके हों। तो ये एक ऐसा टर्म है जिसके सारे फैक्टर कट चुके हों। उसके पहले जो कुछ बचा वही हमारा आंसर है। बस तो क्या बचा मेरे बच्चे? 2 - 1 इंटू 3 - 1। बस 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 बस। मेथड सेट है। जनरल टर्म लिख के उसको फैक्टराइज करो, सारे टर्म फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखो, फैक्टर कटेंगे, सिमेट्रिकली काटें। जो दिख रहा है उसको काटें, जो नहीं दिख रहा उसको भी काटें। सिमेट्रिकली काटने के बाद एक ऐसा टर्म मिलेगा
जिसके सारे फैक्टर कट चुके होंगे, उसके पहले जो कुछ बचा वही आपका आंसर। क्या पूरा क्वेश्चन समझ में आया? बोलिए हाँ। अरे आया? ये मल्टीप्लिकेटिव सीरीज पर लगने वाला मेथड है। क्या क्लियर हुआ सब बच्चों को?